धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा। परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो स्पेशल इसलिए है कि 21 दिन बाद पूजनीय हजूर पिताजी की फरलो कथित तौर पे ख़त्म हुई है। और इस फरलो के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। और इस फरलो के नाम पे बहुत कुछ ऐसा होगा उसका भी आपको पता होना ज़रूरी है। हालांकि आप यकीन कीजिए ना कीजिए ये आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास जितनी जानकारी है हम आप पब्लिक डोमेन में रख देते हैं। आप उस पर यकीन कीजिए ना कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे हम। 1 मिनट और इंतज़ार करते हैं। इसके साथ साथ जो एक ये टॉपिक रहेगा हमारा फरलो का, इसके साथ एक टॉपिक हम लेंगे, वो है प्रवक्ता। जो 2 प्रवक्ता डेरा को नए मिले हैं, उन प्रवक्ताओं के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये प्रवक्ता ही आपको कल को डुबोएंगे। और ये सारा पिक्चराइजेशन जितना भी चल रहा है, ये सब किस लिए चल रहा है और आपको कहाँ ले जा रहा है, ये चीज़ भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में पंजाब इलेक्शन निकला है, और अगर आप मीडिया की खबरें पढ़ें तो मीडिया की खबरों की हेडलाइंस मैं आपको सुनाता हूँ, जो आज के अखबार की हेडलाइंस हैं। हेडलाइंस क्या है? ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, श्रद्धालु करते रहे डेरा प्रमुख का इंतज़ार। 27 दिन की फरलो भी हुई पूरी 21 दिन की, श्रद्धालु करते रहे डेरा प्रमुख का इंतज़ार। ये दूसरे अखबार की हेडिंग है। तीसरे की है, रात भर इंतज़ार करते रहे अनुयायी, नहीं आए डेरा प्रमुख। सेंस क्या पता है इसका? इसका सेंस ये है कि हजूर महाराज जी को संगत की परवाह ही नहीं है। जो खबरों का सेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम कुछ चीज़ें समाज में, क्या ज़रूरी नहीं है आपने हर चीज़ देखी हूँ, जिन्होंने देखी होती हैं वो उसको फिर जोड़ लेते हैं। एक तीसरा जो मसला है, तो सबसे पहले तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। तो आज परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का महारहमो करम दिवस, गुरुगद्दी दिवस है। तो सबसे पहले हजूर पिताजी को और समस्त साथ संगत को परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के गुरुगद्दी दिवस की, महारहमो करम दिवस की बहुत बहुत बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब हम आगे शुरुआत करते हैं फरलो की। दिसंबर 2021 में, नवंबर दिसंबर के आसपास 2021 में हमारे साथ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ एक पूरा सिस्टम बिल्डअप किया जाता है। इस तरह से बिल्डअप किया जाता है कि शाही परिवार के जरिए हम किसी नेता के साथ मिलकर पिताजी को पैरोल पर बाहर ले आएं, और जो पॉलिटिशियन ये काम कर देगा उसके पक्ष में हम वोट डाल देंगे। ये सब एक स्क्रिप्ट थी जो हमारे साथ खेली जा रही थी नवंबर दिसंबर में ही। और इस स्क्रिप्ट में जो नेता था वो था हरमिंदर सिंह जस्सी। और जैसी ये स्क्रिप्ट चली और इस स्क्रिप्ट में हमारे सामने नाम परोसा गया, अभी हरमिंदर सिंह जस्सी से आप संपर्क करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके साथ साथ हमने भी एक थोड़ा सा डोज देकर देख ली। तो उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला, अभी मतलब हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि हम हजूर पिताजी के स्वाभिमान का किसी नेता को के वोट के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। लेकिन शाही परिवार ये करना चाहता था, ये स्पष्ट है। तो हमने उस समय इससे इनकार कर दिया। हालांकि उस समय ये बात हमें समझ में नहीं आई थी। जनवरी के अंदर 2 चिट्ठियां आती हैं, और उसके बाद दिसंबर से ही ये बात बुनाने लगते हैं भी हाँ पिताजी पैरोल पर आएंगे आएंगे आएंगे। और ये चीज़ें थी कि चुनाव के दिनों में ही आएंगे, ये नवंबर दिसंबर में ही तय था। जनवरी के अंदर 8 तारीख को और 25 तारीख को 2 चिट्ठी आती हैं,
और वो चिट्ठी ना जेल से आती है, जेल की स्टैंप नहीं होती, उस पर कुछ नहीं होता, पहले भी नहीं आती, लेकिन अब तो उसमें साइन भी बदल जाते हैं, सब कुछ है। और नतीजा क्या है कि उस चिट्ठी में पहले से बताया जाता है कि आपको भी हजूर पिताजी आ सकते हैं बाहर। और ये तरीके से फेसबुक पे गुपचुप तरीके से अलग अलग 2-4 आदमी बिठा के पोस्ट निकाल देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये 7 तारीख को फरलो मिल जाती है। 7 से 27 ये एक ड्यूरेशन ऐसा है कि 10 तारीख को पहली वोटिंग होनी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 27 तारीख को 5वें चरण की वोटिंग होनी थी उत्तर प्रदेश में। तो ये उसके बाद 6-7वें चरण में डेरा का कोई अस्तित्व नहीं है उस जगह पे। 6-7वें उसमें कि चरण में जो चुनाव होना है उसमें कोई डेरे का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वहाँ पे हजूर पिताजी का कोई इन्फ्लुएंस बाहर रखने का संगत को मिलेगा नहीं, क्योंकि संगत वहाँ उतनी है ही नहीं। तो अब ये मसला चलता रहा और उसके बाद पंजाब चुनाव भी आया। असलियत में क्या हुआ, बहुत सारे सवाल आपके मन में रहने चाहिए। पहला सवाल ये कि इतिहास हम पढ़ते हैं, संत कभी भी झुकते नहीं हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा तानाशाह हो, बड़े से बड़ा राक्षस हो, कोई भी हो, क्योंकि संत किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो क्या हजूर पिताजी ने वाकई में फरलो लगाई थी? फरलो लगाई थी तो क्या वो चिट्ठी आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही है वो वाकई में हजूर पिताजी ने लिखी? और अगर लिखी तो आप कैसे मान ले भी ये संत झुककर इस तरह की चीज मांग लेंगे? उनसे ज्यादा स्वाभिमानी आदमी तो पूरी दुनिया में होता ही नहीं कोई इंसान। इंसान के शरीर में वो होते हैं। तो संत की ये असल पहचान है कि वो कभी भी किसी भी सरकमस्टांस में झुकना पसंद नहीं करते। झुकेंगे तब जब वो समाज कल्याण के लिए है, देश समाज के आम जन के हित में है। किसी दादागिरी करने वाले व्यक्ति के सामने संत नहीं झुकते हैं। तो इसलिए आपके मन में सवाल होना चाहिए भी क्या हजूर पिताजी ने झुक के फरलो मांगी या कोई रिलीफ मांगा? उसके बाद फरलो मिलना कोई रिलीफ था ही नहीं, ना तो हजूर पिताजी किसी से मिल सकते थे ना कुछ कर सकते थे। तो फिर ये एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर था, बस इतना ही था। तो फिर फरलो मांगी क्यों? क्या ये भी आपके मन में सवाल आना चाहिए भी एक सच्चे संत का परिवार सिर्फ और सिर्फ उसके भक्त, उसकी संगत होती है। तो क्या हजूर पिताजी 1990 में जिस परिवार को छोड़ आए थे, तो क्या दोबारा उस परिवार के प्रति मोह जाग गया हजूर पिताजी का कि जो साथ संगत को छोड़ के उस परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे? तीसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए भी क्या हजूर पिताजी को वाकई गुरुग्राम का पूरा एड्रेस पता था जो उस कागज में लिखा गया? क्या इस तरह से सारी चीजें थी? चौथा भी अगर ये सब कुछ हुआ तो हजूर पिताजी इस सब चीज से समझौता कर क्यों रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर असलियत क्या है? आपके सामने अखबारों के जरिए खबर परोसी जा रही है। उस खबर के मायने क्या है वो आपको समझ आए ना आए, मैं आपको बताता हूं कि मायने क्या है। थोड़ा टाइम पहले आप जाइए पीछे, एक रजनीश ओशो नाम से एक बहुत बड़े क्या कह लो भी सोशल वर्कर तो नहीं कह सकते, मतलब एक फेमस पर्सनालिटी हुए हैं स्पिरिचुअल सेंस में। उनकी बहुत सारे लिटरेचर आपको मिलेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक के तौर पे उन्होंने बहुत सारे उनकी साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत कुछ है। उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस अमेरिका में भी रहा। लगभग उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, बहुत सारी। एक डॉक्यूमेंट्री हिंदी में भी बनी है, आप देखोगे हिंदी डब है। उस डॉक्यूमेंट्री में एक सेंस निकाला गया है। उस डॉक्यूमेंट्री को जब आप देखेंगे तो उसमें कितनी सच्ची है मालूम नहीं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री में जो आप जिसने देखी है उसको मालूम है, एक निष्कर्ष निकाला गया है कि जो ओशो थे वो अपनी संगत के और अपनी मैनेजमेंट के वफादार नहीं थे। मैनेजमेंट और संगत उनकी वफादार थी, लेकिन वो वफादार नहीं थे अपनी मैनेजमेंट के। ये उस डॉक्यूमेंट्री का सेंस निकल के सामने आता है जब आप वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। इसी सेंस में कुछ हजूर पिताजी का चरित्र जो है वो मैनेजमेंट, शाही परिवार और ये सब मिलके बना रहे हैं कि मैनेजमेंट और संगत और परिवार सब हजूर पिताजी के वफादार हैं। इस तरह का सेंस बनाया जा रहा है, लेकिन हजूर पिताजी को इन सब की कोई परवाह नहीं है। ये सेंस जो निकाला जा रहा है, और अखबार की हेडिंग्स जब आप देखेंगे, और बाकायदा इस हेडिंग्स को लोग शेयर करते हैं, रात भर इंतजार करते रहे अनुयायी, नहीं आया डेरा प्रमुख।
मतलब क्या है। और जो तस्वीर लगी है कुदरती, ये तस्वीर जब खींची गई तो मैं देख ही रहा था, ये तस्वीर जब खींची गई, इसमें क्या है कि ये तस्वीर एक स्क्रिप्टेड है। 3 दिन से प्लानिंग चली हुई, ये तैयारी की जाएगी और एक स्क्रिप्ट के तहत ये 4 तस्वीरें खींची जाएंगी। फिर ये तस्वीरें अखबार को भेजी जाएंगी ताकि अखबार इसे छाप सकें। ये बिल्कुल उस पैटर्न पे है बनाया गया। तो ये ऐसा नहीं है अभी लोग वाकई में इंतजार कर रहे थे। यहाँ सिरसा में मैं बैठा हूँ, यहाँ कोई एक सिंगल आदमी नहीं है जो ये कह दे कि मैं सड़क पे खड़ा हजूर पिताजी का इंतजार कर रहा था। अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब अगर वास्तव में कोई इंतजार कर रहा तो हजूर पिताजी तो वैसे अंदर से प्रकट हो जाएंगे, लेकिन करता हो तो करे तो ना, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सब स्क्रिप्ट है। अब असलियत में हुआ क्या है, क्या वास्तव में स्वाभिमान से समझौता हुआ, सब कुछ हुआ, ये सारी चीजें आपको परत दर परत समझनी चाहिए। हमने इसकी पड़ताल बराबर जारी रखी थी, बहुत सारी चीजें हमने आपके सामने, हालांकि पैरोल के दौरान लाइव में अलग अलग तरह लाइव करके आपके सामने प्रस्तुत कर भी दी थी, लेकिन क्योंकि तब ये था कि खुले तौर पे बोलेंगे तो कल को हनीप्रीत का जो ये गिरोह है ये कहीं शोर ना मचाने लगे भी इन्होंने पैरोल कैंसिल करवा दी या फरलो कैंसिल करवा दी। असलियत में क्या हुआ हम आपको बताते हैं। असलियत में जितनी हमारी पड़ताल है, अब ऐसा नहीं है कि इसका सबूत है, लेकिन जितनी पड़ताल है, जितने हमारे पास सोर्सेज हैं, किसी चीज का सबूत हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो जो चीजें हमें पता लगी वो हम आपको बता रहे हैं, आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कुछ कुछ तक। 7 तारीख को फरलो मिली, ये फरलो हजूर पिताजी की मर्जी के अनुसार नहीं थी। कैसे नहीं थी ये भी आपको बताते हैं। 31 जनवरी 2022 को कथित तौर पे हजूर पिताजी ने फरलो अप्लाई की, ऐसा कहा जाता है। वो फरलो जेलर को अप्लाई की गई होगी, जेलर उस फरलो को भेजेगा एसपी रोहतक के पास, वहां से वो जाएगी कमिश्नर रोहतक के पास, कमिश्नर रोहतक से जाएगी वो भी जो एड्रेस दिया गया उस एड्रेस में गुड़गांव कमिश्नर के पास, वहां से वो मार्क होते होते उस सेक्टर 50 के लोकल थाना एसएचओ के पास आएगी और एसएचओ साइट पे वेरीफाई करके बोलेगा हाँ जी इस घर में वाकई में पिताजी का परिवार रह रहा है, मैंने वेरीफाई कर दी है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन वापस घूमेगी और लास्ट में जाएगी एसपी रोहतक के पास और फिर ये फरलो सैंक्शन होगी। इस प्रोसेस में अमूमन कितना समय लगता है? पहले दिन मान लो 31 जनवरी को पिताजी ने वो चिट्ठी लिखी जैसा कहा जाता है, उसके बाद क्योंकि आमतौर पर जब आप चिट्ठी देखते हैं जेल से जो दिखाई जाती है गोबीराम वाली, वो भी एक दिन बाद अटेस्ट होती है। एक दिन लगता था वो जेलर के पास पहुंचने में, जेलर उसको फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद वो एसपी रोहतक के पास भी एक दिन टेबल पे, मान लीजिए सारे तैयार ही बैठे हो तो भी एक दिन टेबल पे लग जाएगा। फिर वो अगले तीसरे दिन जाएगी वो कमिश्नर रोहतक के पास, चलो वहां भी कमिश्नर तैयार बैठा हो तो उसने आगे तीसरे दिन पास करके चौथे दिन वो पहुंचेगी गुड़गांव कमिश्नर के पास, 5वें दिन गुड़गांव कमिश्नर से लोकल एसीपी को और 6ठे दिन वो लोकल थाने को, थाने से वेरीफाई होके वो सीधा सीधा मान लीजिए 7वें 8वें 9वें दिन तक फरलो सैंक्शन होगी। ये एक प्रोसेस है रूटीन अगर फास्ट ट्रैक पे भी चले। लेकिन 31 जनवरी को सुबह एप्लीकेशन लगती है और अगले दिन 24 घंटे के अंदर ये फरलो सैंक्शन हो जाती है। सारे ये 7 दिन का प्रोसेस 24 घंटे में पूरा हो जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मीडिया में सामने आए हैं कि 24 घंटे के अंदर जेलर से लेके एसपी रोहतक, कमिश्नर गुड़गांव कमिश्नर, वहां से लोकल एसीपी, लोकल थाना से, लोकल साइट से वेरिफिकेशन होने के बाद घूम फिर के वापस वो कागज आ गया। और सबको पता है कि गुड़गांव नाम चर्चा घर में हजूर पिताजी का परिवार नहीं रहता है, तो फिर वेरिफिकेशन किसने की? वेरिफिकेशन भी बोगस थी। इसका मतलब ये फरलो पहले से स्क्रिप्टेड थी। ये फरलो जितना हमारी जानकारी में है, हजूर पिताजी ने वो लेटर लिखा ही नहीं, ये फरलो जबरदस्ती उन्हें दी गई ताकि उन्हें मनाया जा सके भाजपा के पक्ष में वोट करवाने के लिए। हो सकता है कोई और पार्टी भी इसमें शामिल हो, अभी तक नाम भाजपा का ही आता है क्योंकि सरकार भाजपा की है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी। होता ये है कि 11 तारीख की रात को, जितना हमारी जानकारी में है, पहले बोल रहे हैं सबूत किसी चीज का नहीं है, 11 तारीख की रात को हमारी टीम की तरफ से एक सेवादार वहां पे ड्यूटी पे मतलब गया था। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे वो वहां खड़ा था और उस समय के हमारे पास वीडियोस भी हैं। उस समय वहां पे अच्छी खासी हलचल हुई 11:30, 12 बजे के आसपास 11 फरवरी 2022 को।
जब हलचल हुई तो वहां पे हलचल में पूछताछ करने पे पता चला कि हजूर पिताजी यहाँ से जा रहे हैं। ये वहां पे बातचीत लोगों की सुनी। जब ये बातचीत सुनी तो 12 तारीख को हमारी टीम से लगभग 16 लोग, अलग अलग एरिया से 16 लोग गुरुग्राम पहुंचे थे और हमने उस समय भी लाइव किया था 12 तारीख की शाम में। 12 तारीख को जब हम गुरुग्राम पहुंचे तो हमने देखा ये सब कुछ कि वहां पे कुछ है ही नहीं। फिर हमने टेस्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, तो हमें समझ आ गया कि ये सिक्योरिटी सर्कल है ही नहीं, ये पुलिस दिखावे के लिए बैठी है। क्योंकि अगर पुलिस वाकई में ड्यूटी पे हो तो उसका सर्कल तोड़ते ही पुलिस का रिएक्शन देना बनता है। और ये Z+ सिक्योरिटी है, यहाँ तो आप वैसे भी नहीं ब्रीच कर सकते क्योंकि 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। तो वहां कोई सिक्योरिटी थी नहीं, दिखावे के तौर पे पुलिस वाले बैठे थे। अब हमारे अंदर चिंता थी कि वास्तव में हजूर पिताजी अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ गए, 11 तारीख की रात को कहाँ ले जाया गया। फिर हमने इसकी पड़ताल की 12 तारीख में ही कि आखिर हजूर पिताजी गए कहाँ। उसके लिए हमें पता चला भी हजूर पिताजी को पहले, मतलब जो हमारी जानकारी में आया कि 7 तारीख के बाद 7 से 11 के बीच में क्या हुआ, 7 से 11 के बीच में एक किसी पार्टी की लीडर कह सकते हैं, लेडी, जो हमारी जानकारी में, पता नहीं अब कौन है, और पता है थोड़ा लेकिन इतना है कि इतना हमें कह सकते हैं कि हमें जो सोर्सेज से लग रहा है पता, कि एक पार्टी की लीडर लेडी पॉसिबली हजूर पिताजी को मनाने आए, वोट पक्ष में करने के लिए किसी पार्टी विशेष के, लेकिन हजूर पिताजी ने मना कर दिया और हजूर पिताजी ने मांग रखी कि हमें वापस जेल जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। 2 दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद ही एक DIG रैंक के ऑफिसर आते हैं वापस वहां पे नामचर्चा घर में हजूर पिताजी के पास कागजात के साथ, और ये सारा पेपर वर्क पूरा किया जाता है वापसी जाने के लिए। और होता ये है कि 11 तारीख की रात को जब सभी लोग सो रहे हैं तो हजूर पिताजी को वहां से शिफ्ट किया जाता है। अब शिफ्टिंग करने, क्योंकि डायरेक्ट जेल शिफ्ट करना नहीं था, शायद जो प्लान था वो था कि एक बार गुरुग्राम से शिफ्ट किया जाए। तो उसके बाद कई लोकेशंस टेस्ट की जाती हैं, जिसमें 2 या 3 लोकेशंस अलग अलग टेस्ट की जाती हैं। उसमें से एक लोकेशन वो भी थी, अगर आपको याद हो, 2016 या 17 के अंदर एक फोटो पिताजी ने ट्वीट किया था, शायद पिताजी ने किया था या वैसे मीडिया में आया था। उस फोटो में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और हजूर पिताजी साथ साथ दिखाई दिए थे। जिस जगह वो मीटिंग हुई थी वो गाजियाबाद के आसपास एक बैंक्वेट हॉल है, जिसके शायद पीछे होटल भी है। उस जगह पे वो मीटिंग हुई थी और वो लोकेशन टेस्ट करने के लिए वहां भी पुलिस को अलर्ट किया गया भी इस लोकेशन पे पिताजी को शिफ्ट किया जा सकता है। ये हमने ग्राउंड पे जाके वेरीफाई किया है कि 11 तारीख को उस जगह पे पुलिस को, जो लोकल वहां का जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उस गाजियाबाद की, उनको ये मैसेज गया था। ये हमें वहां के पुलिस के सोर्सेज ने बताया कि उस बैंकेट हॉल को सैनिटाइज करो, वहां पे हजूर पिताजी को ले जाया जा सकता है। लेकिन पुलिस के सोर्सेज से ये भी पता चला कि उस दिन वहां पे कोई शादी की बुकिंग थी, इसलिए वो लोकेशन वेरीफाई नहीं हो सकी। हम आपको तमाम लाइव में बताते रहे कि पिताजी गुरुग्राम में नहीं है, वो एक प्राइवेट लोकेशन पे हैं। फिर वो जगह कैंसिल हुई तो हजूर पिताजी को हमारी जानकारी के मुताबिक उसी फार्म हाउस में ले जाया गया जहां पे पहले शो ले जाया गया था, रुद्र फार्म हाउस, जो मानेसर और मेवात के बॉर्डर पे है। मेवात डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पारा गांव में, लेकिन मानेसर के बॉर्डर पे पड़ता है, ये एक्सप्रेसवे के पास। तो हमारी जानकारी के मुताबिक वहां पे हजूर पिताजी को ले जाया गया और रात को 2 बजे हमने हजूर पिताजी के वहां होने की कंफर्मेशन तक की। कुछ हद तक वहां पे अच्छी खासी पुलिस की मूवमेंट हमने नोटिस की 12 तारीख की रात को, 11 तारीख या 12 तारीख की रात में। तो हमारे अनुमान के मुताबिक 12 तारीख के बाद हजूर पिताजी को सुनारिया वापस ले आया गया, या फिर वो गुरुग्राम वापस आए ही नहीं, वो गुरुग्राम में नहीं रहे। पर हमारी जानकारी के मुताबिक जितना हमारे सोर्सेस कहते हैं कि हजूर पिताजी 12 तारीख या 13 तारीख में ही सुनारिया वापस आ गए थे। लेकिन क्योंकि ये सारा प्रोपेगेंडा वोट के लिए था, और आपको ध्यान हो जैसे ही हमने 12 तारीख की शाम में लाइव में ये बात बोलना शुरू किया, सच कहूं ने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया और मैनेजमेंट ने एक प्रोपेगेंडा चलाया दीपक जगाने का, दिए जगाने हैं,
रंगोली बनानी है, सब कुछ बनानी है। क्यों? ताकि ये छवि बरकरार रखी जा सके भी हजूर पिताजी वाकई में बाहर हैं। लगभग हर रोज सच कहूं ने ये प्रचार किया कि हजूर पिताजी अपने परिवार के साथ हैं, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके परिवार के लोग कांग्रेस ये कुछ पार्टी के नेताओं से पंजाब में मीटिंग करने आ रहे थे, और ये स्थानीय संगत ने भी कन्फर्म किया, जो उनकी सिक्योरिटी में लगे थे, कि पंजाब के चुनाव के दौरान शाही परिवार के लोग, जसमीत भाई जी खुद भी नेताओं से मिलने पंजाब में आ रहे थे। तो फिर पिताजी के पास था वो कौन था? परिवार तो घूम रहा था पंजाब में, और ये चीजें हमें समझ में आई। उसके बाद हमने ग्रेटर कैलाश की कोठी पे भी निगाह रखनी शुरू की, तो वहां भी परिवार का मौजूदगी थी, लेकिन गुरुग्राम में परिवार की मौजूदगी न के बराबर थी। ये चीजें, क्योंकि गुरुग्राम का जो नाम चर्चा घर है वो उतना लग्जरी नहीं है जो परिवार को कम के हिसाब से हो, इसलिए उन्होंने शायद ग्रेटर कैलाश की कोठी चुनी हो जो लग्जरी बनी हुई है। तो ये सारी चीजें हमने अपने हिसाब से नोट की, जो हम नोट कर पा रहे थे। मसलन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सब कुछ सच है तो हजूर पिताजी ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। संत वो सच्चे संत हैं, उन्होंने झुक के कोई भाजपा के लिए वोट समर्थन ऐलान नहीं किया। ये सारा एक प्रोपेगेंडा बिल्डअप किया गया कि हजूर पिताजी वाकई में मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम आई Z+ सिक्योरिटी की, तो वो वजह ये रही कि जेल ने गलती से वो कागज कोर्ट के रिकॉर्ड पे दे दिया कि Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो Z+ का वो खाना पूर्ति करनी पड़ गई। लेकिन अगर आप आज का वीडियोस देखेंगे, आपको बताएं कि Z+ सिक्योरिटी जो होती है वो इंडिया में सिर्फ 40 या 42 लोगों के पास है। तो सोचिए कितने बड़े लेवल की वो सिक्योरिटी है। मतलब एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर के पास Z+ सिक्योरिटी होती है, और सोचिए 28-30 तो चीफ मिनिस्टर हो गए पूरे इंडिया में, उसके अलावा सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी टाइप लोग हैं उनके पास। तो इस तरह की सिक्योरिटी में एक जैमर चलता है, गाड़ी चलती है जिसमें जैमर, आपने देखा हो पिताजी के काफिले में एक बड़े बड़े एंटीना वाली गाड़ी चलती थी पिताजी की गाड़ी के बिल्कुल आगे, तो वो बड़े एंटीना वाली गाड़ी को जैमर कहते हैं। वो जैमर इसलिए चलता है भी उसके चलने से आसपास से रिमोट कंट्रोल से कोई बम ऑपरेट नहीं हो सकता। उस मशीन में एक खासियत होती है कि उसके आसपास आप रिमोट नहीं चला सकते, इसलिए अगर कोई रास्ते में बम लगाओ तो कोई बटन दबाएगा तो बम फटेगा नहीं, तो वो जैमर होता है। लेकिन जो काफिला वापस आया सुनारिया, या सुनारिया से जो काफिला गया था, उसमें आपको जैमर दिखाई नहीं देगी। मतलब Z+ सिर्फ कागजों में है, असल में नहीं है, क्योंकि कानूनी रिकॉर्ड में पिताजी की फरलो तो 12-13 तारीख में ही खत्म हो गई थी। तो पुलिस जैमर को जब इशू करेगी तो उसकी लॉग बुक बनाती है। जैमर जब इशू होगा तो लॉग बुक बनेगा, और जैमर के कमांडो को इंस्ट्रक्शंस होती है कि VIP गाड़ी के साथ रहना है, और अगर कोई इंटरफेयर करे तो सामने से गोली मार सकता है वो। अब जैमर इशू तब होगा जब एक्चुअल में VIP गाड़ी में होगा, इसलिए क्या वो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां तो चाहे 20 और जोड़ देते साथ में, असल में उसमें जैमर था ही नहीं। और अगर नहीं था तो क्या पुलिस कभी ये जवाब देगी, या आप इतनी हिम्मत रखते हैं सरकार से पूछने में कि कोर्ट के रिकॉर्ड पे आप Z+ सिक्योरिटी बता रहे हो तो काफिले में जैमर क्यों नहीं है? तो खैर पूछना नहीं है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि सिक्योरिटी चीज है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से बहुत सारी सिक्रेसीज रखनी पड़ती हैं, सिक्रेसी रखी जाती हैं। अब इधर से मसला है कोर्ट का, जब ये सब कुछ है तो फिर कोर्ट किस चीज पे सुनवाई कर रही है? कोर्ट फरलो तो थी ही नहीं, तो फिर कोर्ट की सुनवाई भी 15 तारीख के बाद एग्जिस्टेंस में आती है, पहले नहीं आती। मसलन कोर्ट का भी शायद इस्तेमाल किया जा रहा था ये साबित करने के लिए कि फरलो पे पिताजी वाकई में गुरुग्राम में हैं। ये चीजें शायद साबित की जा रही हो सकता है बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के कानून ऐसे हैं जिसमें सरकार ये कह सकती है भी हम ऐसी सिचुएशन में थे जहां हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे भी डेरा चीफ की लोकेशन कौन सी है, और ये आई वॉश क्रिएट करना जरूरी था। ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सरकार के पास बहुत सारे कानून हैं जिसमें सरकार बोल के बच जाएगी। लेकिन मसला ये बात शाही परिवार और मैनेजमेंट को नहीं पता थी, उन सबको पता थी। अब आप ये समझिए कि आप कहां खड़े हैं, ये सब कुछ हो रहा है हमारे दिल में। वो उस डॉक्यूमेंट्री जो ओशो के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है उस टाइप का सिनेरियो जनरेट किया जा रहा है ओवर द टाइम, और ये इस तरह से जनरेट किया जा रहा है कि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हजूर पिताजी ना तो स्वाभिमानी है ना ही अणखी हैं, और वो झुक भी जाते हैं, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उन्हें संगत की कोई परवाह नहीं है।
इस तरह का जो सेंस बिल्डअप धीरे धीरे किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हर समय में बड़ी बड़ी सत्ताओं की जब विचारधाराएं डगमगाने लगती हैं तो वो इस तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसी चलती है। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको जो भगवान का कैरेक्टर है वो एक नॉन लिविंग है, मतलब वो बोल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता, वो अपनी बात नहीं रख सकता। तो भगवान का कैरेक्टर जो दिखाया जाता है वो मान लो कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कोई ग्रंथ है, जिसको जो अपनी बात बोल के थोड़े बता सकते हैं। तो एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है, उसको हम लिविंग मान लेते हैं, वो मानना अधिकार है, ये संविधान ने दे रखा है, मान सकते हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं है। और जब आपके सामने लिविंग गॉड है तो उसकी आलोचना भी करोगे, उसकी विचारधारा पे कोई सहमत होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि वो इंसानी शरीर में है तो उसको भगवान मानने नहीं देंगे, उसकी काट करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ऐसी रेस में ये इतिहास है, जब संत कोई भी धरती पे आते हैं तो गिने चुने लोग ही उनकी वास्तविकता जान पाते हैं या उनकी वास्तविकता समझते हुए उन पर दृढ़ यकीन करते हैं, बाकी सब उनमें मिन मैक निकालते हैं। इवन इतना है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में बहुत सारे लोगों ने जुड़ने से पहले हमें ये बात कही कि जी हमें तो ये लगने लगा था शायद वाकई हजूर पिताजी से कोई गलती होगी जो इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी बातें सुन के लगता है भी नहीं, हजूर पिताजी से कोई गलती नहीं हुई। मतलब सोचिए कि वही लोग जो सत्संगी हैं सालों साल से, धीरे धीरे उनके मन में ये बात उठने लगी ना। ये किसने उठाई? या मैनेजमेंट ने उठाई, क्योंकि मैनेजमेंट ने कभी हजूर पिताजी का सच परोसना ही नहीं चाहा। जैसे ही राकेश जुड़वा पे एक पत्रकार ने कमेंट क्या किया, अचानक से 2 प्रवक्ता भी पैदा हो गए, अचानक से वो बोलने भी लगे, ये सब कुछ होने लगा। अब उससे अगले स्टेप पे आइए, ये पैरोल फरलो सब खत्म हो गई, जैसा आपका इस्तेमाल हुआ, जो सब कुछ हुआ वो सब अलग। लेकिन अब एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, और इस नया ड्रामा का क्या है कि अब हनीप्रीत गैंग मिलके गुरुग्राम के गटर साफ करेगा, सीवरेज साफ करेगा, नाले नालियां साफ करेंगे। भैया जिसको करना है करो, तुम्हारा इच्छा है गटर में कूदने की, नालों में कूदने की, तो कूद जाओ। जबरदस्ती संगत को क्यों परोसते हो? ऐसा एक सिरफिरा आदमी था जो पहले डेरे में अभी भी है और हमारे साथ भी रहा, वो उसने पता क्या कि उसने एक चीफ मिनिस्टर को ये ऑफर करने का ठान लिया पिताजी के जेल जाने के बाद। हमारे साथ ही था वो, कहता जी मैं चीफ मिनिस्टर को ऑफर करूंगा, अभी हम सफाई अभियान चलाएंगे। हमने उसे पूछ लिया कि भैया तेरे बाप की है संगत, तेरा राज है संगत पे, तू गुलाम समझता है संगत को भी, तू जाके चीफ मिनिस्टर को ऑफर करेगा और वो हाँ कर देगा, तू संगत को ऑर्डर देगा कि भैया सफाई करो मेरे कहने पे? संगत तेरे कहने पे लोगों के गटर क्यों साफ करे, लोगों की नालियां क्यों साफ करे? सतगुरु है जो कहेगा, उसके कहे तो आग में भी कूदेंगे, तेरे कहे तो हम भैया कुछ नहीं करते, तो क्यों करें? तो भैया उसने सोच लिया भी ये तो उल्टा पड़ जाएगा, तो फिर उसने कहा नहीं। लेकिन आज वही सोच दोबारा निकल के आई है, भैया हम तो गुरुग्राम में गटर साफ करेंगे, जिस जगह पे पिताजी रहे हैं वहां माथा टेकेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में शायद सरकार को ये दिखाना है कि हमारी संगत बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं चला अभी पिताजी तो यहाँ थे ही नहीं, अब तो हम धोखे भी मरवाएंगे वहां पे। तो खैर अभी आपके सामने 2 नवे नवेले प्रवक्ता हैं। प्रवक्ताओं का बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए क्या है। बहुत टाइम पहले, हालांकि जो पुराने लोग जुड़े उनको पता है कि हम एक 150 पेज के मेडिकल रिपोर्ट की बात करते हैं अक्सर। ये मेडिकल रिपोर्ट हजूर पिताजी की हत्या करने के इरादे से पंचकुला दंगे में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में जमा करवाई गई थी हनीप्रीत की तरफ से, लेकिन क्योंकि उसकी साजिश कामयाब नहीं हुई इसलिए वो रिपोर्ट दबी रह गई। लेकिन वो रिपोर्ट हमने कोर्ट से निकलवा ली। निकलवाने के बाद उस रिपोर्ट को आपके सामने रखा। उस रिपोर्ट को डेरा में 2 डॉक्टरों ने बनाया था और 2 डॉक्टर दिल्ली के लिए गए थे, वो भी डेरा के साथ ही जुड़े हुए हैं और पुराने डेरा के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उस रिपोर्ट को बनाने वाला जो सबसे मेन डॉक्टर था उसका नाम था डॉक्टर गौरव, जिसने ये सारी रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में हजूर पिताजी को वो बीमारियां दिखाई गई, इस तरह से दिखाई गई कि पिताजी की किसी भी क्षण किसी भी बीमारी से मौत हो सकती है। ये चीज उस मेडिकल रिपोर्ट में दर्शाई गई थी ताकि पंचकुला दंगे की आड़ में हजूर पिताजी की हत्या करना आसान काम हो जाए और उसको मेडिकल जामा पहनाया जा सके। लेकिन क्योंकि वो साजिश पूरी नहीं हुई और कोर्ट के रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट रह गया। अब डॉक्टर गौरव अग्रवाल उसका नाम है। डॉक्टर गौरव कौन है वो आपको और बता देते हैं। डॉक्टर, क्योंकि इसका सारा कनेक्शन आज की स्थिति से है इसलिए आपको बताएंगे। डॉक्टर गौरव कौन है? डॉक्टर गौरव कोई दिल्ली के डॉक्टर हैं, कहीं के रहने वाले, जहाँ के भी हैं। उनकी पहले शादी हुई थी किसी और से, किसी और लेडी से,
और वो हैदराबाद के अंदर कोई साइंटिस्ट है। वो लेडी से उनका तलाक हो गया और उनकी उससे बेटी भी थी एक, और बेटी को भी उन्होंने अपनी पहली बीवी के साथ छोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर गौरव सिरसा अपने जब पुराना हॉस्पिटल था डेरे का शासत नामजी धाम में, वहां उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। और 2013 में हजूर पिताजी डॉक्टरों के क्वार्टर्स में आए थे चरण डालने। मैं भी वहां मौजूद था दर्शन करने के लिए। मेरे सामने की घटना है। डॉक्टर गौरव के फादर ने हजूर पिताजी से अरदास की कि मेरे बच्चे की शादी दोबारा करा दो। तो हजूर पिताजी ने बोला ठीक है, इनके लिए कोई डॉक्टर लड़की ढूंढते हैं, देखते हैं, फिर शादी करवाएंगे। इधर क्या था, ये तो चलो पिताजी के सामने बात हुई। तब नया हॉस्पिटल बन गया। उसके बाद एक सेइंग ट्रूथ नाम का अखबार शुरू होता है उन्हीं दिनों 2014-15 में, सेइंग ट्रूथ नाम का। उसके साथ साथ अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि डेरे के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोरियस इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ये एक कंपनी है जिस कंपनी के दो मेन कर्मचारी लेडीज थी, जिनका नाम था नीतू बंसल और दूसरी जो आपकी प्रवक्ता आज बनी है संदीप कौर। ये दो लेडीज ग्लोरियस इमिग्रेशन कंसल्टेंट में काम करती थी और सेइंग ट्रूथ चलाते थे डॉक्टर आदित्य अरोड़ा। डॉक्टर आदित्य अरोड़ा के साथ रहने की वजह से डॉक्टर गौरव और संदीप कौर की नजदीकियां बढ़ी और उसके बाद मजबूरी कह ले या जो भी कह ले, लेकिन हजूर पिताजी की इच्छा अनुसार डॉक्टर से शादी करवाना चाहते थे वो डॉक्टर गौरव की। लेकिन क्या मजबूरी रही कि डॉक्टर गौरव ने संदीप कौर से शादी कर ली। तो जो प्रवक्ता है वो वास्तव में उस डॉक्टर की बीवी है जिसने हजूर पिताजी को मारने के लिए फर्जी मेडिकल बनाया था और मुख्य तौर पे वही शामिल था। और एम्स और मेदांता और पीजीआई रोहतक के अंदर जो पिताजी को मारने का ट्रैक चला उसमें भी डॉक्टर गौरव ही शामिल था, जो पीजीआई के और एम्स के डॉक्टरों को मूर्ख बना के पिताजी की बीमारियों के नाम पे एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन ये सब करवा रहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसी परिवार, उसी की घरवाली उतरी है रोने का ड्रामा करके सत्संग नाम चर्चा में स्टेज पे खड़ी होके कि भैया हम तो गटर साफ करेंगे गुड़गांव के। भी कर लेगा तो गटर साफ करना, काम भी तो गटर वाले ही कर रहे हो। तो खैर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस लेडी का और बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ग्लोरियस इमिग्रेशन कंसल्टेंट एक कंपनी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि दो लेडीज नीतू बंसल और ये संदीप कौर इस कंपनी को चलाती थी। इस कंपनी की आड़ में एक और धंधा चल रहा था। वो धंधा हमने आपको हालांकि पहले भी बताया, लेकिन आज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रवक्ता महोदया ने रो रो के जो नाटक किया है उसकी, उस मगरमच्छ के आंसुओं के पीछे उसका राक्षसी चेहरा भी आपको दिखना चाहिए। क्या है कि 1990 के दशक में जब पंजाब के अंदर आतंकवाद बढ़ गया, ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे आतंकवाद बढ़ते बढ़ते 91-92 में पीक पे भी आया सिविल वॉर एक तरह का पंजाब में। तो पंजाब में कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो थोड़ा नॉमिनेटेड थी, अच्छी स्टैंडर्ड की थी। उन संस्थाओं ने एक धंधा चलाया। वो धंधा ये था भी एक आदमी के ऊपर लेबल लगा दो भी ये कट्टर सिख है, इसको यहाँ की सरकार मार देगी, अमेरिका और कनाडा में इसको शरण दे दो। इसे कहते हैं पॉलिटिकल असाइलम। और इस काम का ऐसी कुछ संस्थाओं का सुनने में आया है, हालांकि लोगों ने बताया वहां के $5000 1990 के दशक में लिए जाते थे एक बंदे को इस तरह का लेटर जारी करने के लिए। और अमेरिका और कनाडा की सरकार उस लेटर के बेस पे उन नागरिकों को वहां पे पीआर देती थी, अपने देश का नागरिक बना लेती थी। लेकिन ओवर द टाइम उनको पता लगा भी ये संस्थाएं धंधा कर रही हैं, तो फिर बाद में उन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया गया। यही ट्रैक डेरा में ग्लोरियस इमिग्रेशन कंसल्टेंट कंपनी के आड़ में चल रहा था। और इसमें हजूर पिताजी से खतरा है किसको? डेरा के लोगों को। इस चीज का अब सरकार को कैसे पता चलेगा भी आप डेरा के हो? तो आपको फर्जी तौर पे डेरे का ब्रह्मचारी पहले बनाया जाएगा कागजों में, और फिर वो कागज आपको डेरा से इशू होगा। फिर आप उसको एम्बेसी में लगाएंगे और एम्बेसी उसको देखेगी वाकई में तो नपुंसक बनाने का केस चल रहा है, इधर रेप वाला केस चल रहा है, भैया ये आदमी तो डेरे का साधु है, क्यों ना इसको शरण दे दी जाए, वरना यहां तो ये मर जाएगा। इस ट्रैक पे लोगों को वीजा पीआर दिलाए गए हैं और इस काम की कीमत 40 से 50 लाख रुपया वसूली जाती थी। इस धंधे के नेक्सस की ये लेडी उसमें शामिल है, जिसे आप प्रवक्ता समझ के आज उसके सामने जो वो रोने का नाटक आपके सामने कर रही है। और इनके इन धंधों की वजह से हजूर पिताजी को अमेरिका और कनाडा का वीजा नहीं मिलता था, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में हजूर पिताजी
एक क्रिमिनल माने गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो कागज इशू किया है, डेरा की लेटर पैड पे कागज इशू होता था कि ये डेरे का साधु है, सेवादार है, इसको यहाँ पे खतरा है, ताकि वो वहां अपना इमिग्रेशन लॉयर लेके अपना असाइलम अप्लाई करके अमेरिका कनाडा से पीआर ले सके। इन धंधों के मास्टरमाइंड, इन धंधों के जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों संगत को मूर्ख बना के कमाया है, जो हजूर पिताजी के वचनों के खिलाफ जाके शादियां करते हैं, और वो आज आपको हजूर पिताजी के प्रवक्ता बन के खड़े हैं, तो आपको समझ आना चाहिए ये कहाँ खड़े हैं। रही बात एक दूसरे प्रवक्ता जितेंद्र खुराना, जो आपके सामने दूसरे प्रवक्ता का नाम है, ये व्यक्ति कौन है? ये आदमी मेरे पड़ोस में रहकर गया है। ये आदमी अचानक से उठता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठता है। इसकी वाइफ एक बैंक में क्लर्क लगी हुई थी, सरकारी बैंक में, मेरे पड़ोस में रहता था। धीरे धीरे इस आदमी को 45 मेंबर बना देते हैं। फिर 45 मेंबर में इसने अच्छे खासे पैसे बटोर के दिए होंगे, संगत के सामने भाषण ये बहुत देता था। तो मेरी अच्छी खासी खींचतान 2011-12 से शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने पंचकुला में इसको पैसे बटोरते, भाषण देते देखा है कैसे ये संगत के ऊपर रोब जमाता था। तो हमारी वहाँ खींचतान शुरू हुई थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि, पर वहां से मुझे समझ आया इसका। उसके बाद इसने क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई काम धंधा हमने देखा नहीं इसको कभी किसी जगह काम धंधा करते हुए। लेकिन जब आप पिताजी की फिल्में देखेंगे, तीसरी, चौथी, 5वीं फिल्म, उसमें जब आप देखना लास्ट में आएगा प्रोड्यूस्ड बाय, जब नंबरिंग चलती है तो लास्ट में आता है, डायरेक्टर से पहले प्रोड्यूसर का नाम आता है, प्रोड्यूस्ड बाय। तो उसमें 2 नाम आपको दिखेंगे, एक सीपी अरोड़ा और एक जितेंद्र खुराना। तो ये जितेंद्र खुराना जो है, ये हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का को डायरेक्टर है रिकॉर्ड पे, कागजों में। अब ये आदमी लोअर मिडिल क्लास का इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर कैसे बना, ये आप अपने आप अनुमान लगा लें। उसके बाद ये 2017 के बाद इसकी वाइफ सरकारी नौकरी से रिजाइन कर देती है। आप सोचिए, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? मिडिल क्लास आदमी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ेगा? तब जब उसके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा होगा। असल में हकीकत एंटरटेनमेंट बहुत सारा पैसा जितेंद्र खुराना के अकाउंट से शफल करती थी। मतलब ये एक बलि का बकरा था, जैसे प्रदीप कलेर, हर्ष धूरी, संदीप बरेटा वास्तव में जगजीत सिंह, राम सिंह चेयरमैन और राकेश दिड़बा के मोहरे थे। और आज क्योंकि वो भगोड़े हैं और अगर वो फंस जाएंगे तो ये पीछे वाले भी फंस जाएंगे। इसी तरह जितेंद्र खुराना भी एक मोहरा रहा हकीकत एंटरटेनमेंट का, कि बहुत सारा पैसा जितेंद्र खुराना के जरिए सफल होता था, उसके अकाउंट से, उसके सिग्नेचर से। तो जो भी हकीकत एंटरटेनमेंट में 2 नंबर के काम करने होते थे, उसमें एज ए डायरेक्टर जितेंद्र खुराना अपने सिग्नेचर देता था। ये सब धंधा चलाता था जितेंद्र खुराना, इसलिए ये बलि का बकरा अब निकल के सामने आया है। इसके बाद 2017 के बाद ये सारे काम छोड़ देते हैं और जितेंद्र खुराना और इसकी वाइफ एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर कोरस्पोंडेंस में LLB में एडमिशन ले लेते हैं। जबकि ये रेगुलर कोर्स है, कोरस्पोंडेंस से नहीं होता, लेकिन उसमें एडमिशन ले लेते हैं पैसे के दम पे, बिना कॉलेज जाए। ये महाशय वकील बन जाते हैं 3 साल के अंदर। 2017 के बाद एडमिशन लिया है तो 2020 में वकील बने होंगे, और वकील 2020 में तो बने हैं, वो भी बिना कॉलेज जाए, जुगाड़ से। और उसके बाद ये हजूर पिताजी के वकील बन गए। अभी तो वकालत तो पढ़ी नहीं, सीखना तो दूर की बात है, पढ़ी भी नहीं है, तो भी इस आदमी को हजूर पिताजी का वकील बना के कोर्ट में, CBI की कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। और ये महाशय हाई कोर्ट के वकील बन जाते हैं, जिसने ट्रायल कोर्ट में एक मतलब सिंपल नोटरी का एप्लीकेशन साइन ना कराया, वो हाई कोर्ट में पिताजी का वकील बन के खड़ा हो गया। तो ये महाशय क्यों है? क्योंकि पिताजी को अच्छा वकील थोड़ा ही देना किसी ने, ऐसे ऐसे 2 नंबरी वकील तो चाहिए, चड़क छाप चने दे के पास हुए। तो ये आदमी वहां से उभरा है। और अब क्योंकि बलि का बकरा है, आता जाता कुछ है नहीं, दिमाग से पैगल है, भूस भरा है, तो क्या है, सिर्फ इस्तेमाल होना आता है। तो महाशय जी खड़े जी, मुझे बनाओ प्रवक्ता, मैं बोलूंगा। आज न्यूज 18 पे महाराज ने स्टेटमेंट दी है इन्होंने, और उस स्टेटमेंट में देखना, सच्चे आदमी की स्टेटमेंट जब आपको पढ़नी हो, बहुत सारी चीजें उसकी स्टेटमेंट से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो आदमी अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है, और उसकी नजर कितनी चुरा रहा है और कितनी सही रख रहा है। ये चीजें उसके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा देखी जाती है, जिससे सच्चाई परखी जाती है। और आप वो वीडियो न्यूज 18 पे है, अगर नहीं है तो हम आपको लिंक दे देंगे, तो वो वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं।
अब सरकारी नौकरी छोड़ के महाशय वकील बन गए हैं और 21 सेक्टर की एक कोठी में ये रहते हैं। और ये कोठी भी इनकी खुद की नहीं है। अगर आप इस कोठी में जाएंगे तो आपको शर्म आ जाएगी किसी बड़े से बड़े रईसजादे को भी कि भैया मैं तो गरीब ही हूँ, अमीर तो ये लोग हैं। 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर ये इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम पे सुपरस्टार बनते हैं। और उसके बाद जिस कोठी में रहते हैं वो भी एक सत्संगी की कोठी है किसी बहन की, जो एक अच्छे खासे लैंडलॉर्ड की वाइफ है, पंचकुला की रहने वाली है। उन्होंने वो कोठी सेवा के तौर पे दी है भी चलो वकीलों को रहने के लिए, कि अगर पिताजी के वकील हैं तो रहने के लिए। महाराज ने ऑफिस बनाया और केस एक भी नहीं है। मतलब ऑफिस ऐसा है जिसको मेंटेन करने के लिए 50,000 रुपये महीना चाहिए। नौकर रखे हैं 2-2, बटन दबाते हैं नौकर पेश हो जाता है। इस लेवल का लग्जरी स्टारडम है वहां पे। किस लिए? किसके पैसों पे? संगत के पैसों पे। रिजल्ट क्या है? 0। और आज ये प्रवक्ता बना के खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब डेरे के पास प्रवक्ता नहीं बचा है। प्रवक्ता की जरूरत पड़ेगी और डेरे को नहीं पड़ी है, वो राकेश जड़वा को पड़ गई है। और इसलिए महाराज प्रवक्ता बन के सामने आपके सामने आ गए हैं। तो ये चीजें आपको अब समझ आनी चाहिए कि किस ट्रैक पे ये सब कुछ चल रहा है और कहाँ ये आपको ले जाएगा ये। और इसके अलावा जो प्रवक्ताओं के आपके बताया मैंने आपको, उसके अलावा ये जो फरलों को लेके जो सब कुछ चला ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए भी अब गुरुग्राम के गटर साफ करने से कुछ नहीं होगा। अगर हनीप्रीत का मन है, उसके ग्रुप का मन है नालियों में कूदने का, तो उन्हें कूद लेने दो। आपको क्या जरूरत पड़ी है उनके साथ कूदने की नालियों में? तो खैर ये चीज है। बाकी बहुत सारी चीजें पंजाब के, क्योंकि अब आपको चीजें थोड़ा और एंगल से भी समझ में आ रही होंगी भी कैसे सब कुछ होगा। तो हम वीरपाल बहन जी से भी कुछ पंजाब का एंगल इसमें है, बहुत सारी चीजें जो पंजाबी में है, क्योंकि जो प्रवक्ता महोदया है वो भी बठिंडा से ही बिलोंग करती हैं पीछे से। तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको बहन वीरपाल कौर बताएंगी जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕਦੇ ਸੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਆਡੀਓ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸੰਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਆਊਗੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ
जो 50 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਊਗੀ, ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤੇ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2-4 ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੌਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਪਲਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਬਾਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮਾਣ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਐ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਤੀ। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਕਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਾਗ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੜਫਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੀਗਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੋ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਬੁਲਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਗੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਗੋ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ? ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਚਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਫਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜਾਤਾ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਦਲ ਜੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖਤਾ। ਅਕਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਧਰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਾ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਡੀਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਆ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 5 ਰੋਜ਼ ਸਾਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਜਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆਹ ਸਾਜਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸਾਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਨਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 21 ਦਿਨ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 21 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। 3 ਵਚਨ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਰਸਾ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾना के आने के लिए इसी सासे ਨੂੰ आवाज कट रही है थोड़ी आपकी। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਤ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕਟਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਆਪਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਵਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਵੇਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਆਪਦੇ ਪਰਦੇ ਜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਸੀ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਨਿਰੋਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਪੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੱਪ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਟੱਪੀ। ਆੜ ਨਾ ਟੱਪੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਜਾਣੇ ਸੀ, 4 ਗੱਡੀਆਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ 21 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 21 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਚ ਲਵਾ ਦੋ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਆਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਚ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਝੂਠ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1000 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਲੋ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਆਹ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਉੱਥੇ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕੀ ਮਾਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਹਿਲ ਸਿਆਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਫੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮੋੜੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 90 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸਰ ਮੋੜੀਆ ਲਟਾਇਆ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਥੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੋਰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਸ ਫਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ। ਮੌਤ ਆਊਗੀ, ਮੌਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਪਰ ਮੌਤ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਇਹ ਚਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਝੂਠੀ ਹੀ ਫਰਲੋ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੇਜ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਉਮੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਧੂੜ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ, ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ ਦਾ ਬਰੋਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਗੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੱਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
तो आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आखिरी में हम उम्मीद करते हैं भी ये प्रोग्राम कभी ना कभी हजूर पिताजी तक पहुँचे, तो आज अपने हजूर पिताजी के चरणों में अरदास लगाते हुए कि वो जल्दी से जल्दी साथ संगत के बीच में वापस आएँ, साथ संगत की गलतियाँ माफ़ करें और साथ संगत को दर्शनों के काबिल बनाएं और सच दुनिया के सामने आए, और बुरे लोग हैं जो उनकी भी असलियत लोगों के सामने जल्दी से जल्दी आए। ये अरदास करते हुए आप सभी ने हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दे हमें रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।